एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। पहले आपने क्या करना है, सारे लेक्चर्स देखना है, कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, देन एमसीक्यूज करना है। आपको असाइनमेंट मिलेगा, पहले असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, देन वीडियो लेक्चर देख के जो भी डाउट होता है उसको आप देख लेंगे, राइट। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो सम ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार क्या होता है? जीरो होता है, राइट। तो जीरो, राइट। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज अ मिनिमम। एब्सोल्यूट डेविएशन पूछ रहा है, लेकिन मिनिमम हमें पता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। तो मीडियन होता है। आप बोलोगे मैम, हमने तो मिनिमम तो मीन में पढ़ा है। यस, आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशन पूछ रहा है, तो स्क्वायर नहीं पूछ रहा है। अगर स्क्वायर पूछता तो आपका क्या होता? मीन। ये डेविएशन मिनिमम मीडियन होता है, क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डाटा को, ओके। सेंट्रल पार्ट में डिवाइड करता है और ये मिनिमम वैल्यू देता है, लीस्ट वैल्यू देता है। वही अगर आपसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन पूछे तो मिनिमम होगा। मीन्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू लीस्ट बोल दे सकते हैं या फिर मिनिमम बोल सकते हैं। तो यस, तो मीन होगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले थे ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाओ हर एक चीज में, राइट। यही नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज 16 एंड द मोड इज 25। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो मीन हमारे पास क्या है? 16 है, मोड हमारे पास 25 है, राइट। ओके, अब हमने फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से है? तो फॉर्मूला हमारे पास एक है, मोड इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी है, तो आगे आपने बताना है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कौन से फॉर्मूला से? ये लिख ले रही हूँ। मीन होगा, मीन माइनस मोड, सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मीडियन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बस पुट कर लीजिए। मीन हमारे पास क्या है? मीन है 16 एंड मोड है 25, ओके। 3 मीन 16 है, 16 पुट कर देंगे, और मीडियन कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे, ओके। तो ये 16 माइनस 25 क्या हो जाएगा? -9, ओके, ठीक है। 3 16 माइनस मीडियन, अब हम ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाएगा, -3। 16 माइनस मीडियन हो जाएगा एंड ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 16, ओके, एंड मीडियन हो जाएगी, ओके। माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस हो जाएगा। तो -19 माइनस माइनस कर देंगे तो मीडियन इज 19, काट देंगे तो 19 हो जाएगा। तो यही है, यस। ये फॉर्मूला आपने बहुत करना है, फॉर्मूला इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वेशन या रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या होता है? रिलेशनशिप, पहले तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल मतलब मीन मीडियन मोड हमारा इक्वल होता है ना। सब रिवाइज करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मीन हमारा हम लिखते हैं, ओके, है ना, एम लिखते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोड, मोड को हम जेड लिखते हैं ना, प्रॉपर लिख लेते हैं, ओके। देन फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ओके। तो दोनों हमें फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एक तो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपके पास मीन नहीं दिया हुआ, मीडियन नहीं दिया है, तो देन आप फॉर्मूला यूज करेंगे
मेरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन माइनस मोड 3 का पूरा मीन माइनस मीडियन, राइट, ये यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q2, हमारे पास ये है, आपको मीडियन वैल्यू पुट करनी है। तो मीडियन हमारा मीन्स कोटाइल का फॉर्मूला है, ये डिस्पर्जन से क्वेश्चन है। तो Q3 प्लस Q1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसको अगर हमारे पास Q3 हमारे पास क्या है 60 है, प्लस 20 है, अपॉन 2 कर देंगे तो 80 बाई 2 हो जाएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वेरिएट वैल्यू विच डिवाइड अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट। 10 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, अगर 4 करता तो क्वार्टाइल हो जाता, 10 कर रहा है तो डिसाइल होगा। ओके, 100 कर रहा है तो परसेंटाइल हो जाएगा। तो 10 कर रहा है तो इट मीन्स डिसाइल होगा। ओके, तो क्वार्टाइल होता जब 4 इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट या 100 इक्वल पार्ट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज टू बी यूज टू डिटरमाइन द एवरेज साइज ऑफ शूज। एवरेज साइज ऑफ शूज बताना, तो क्या बताएंगे, मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो एवरेज हमारा बताता है मीन, एक वैल्यू जो कि होल सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको मिडल वैल्यू चाहिए ना, सेंट्रल वैल्यू चाहिए, मिडल वैल्यू चाहिए, ओके, तो हमारा मीडियन वो बताता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एंड मोड जो बताती हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो मॉड होता है। तो आंसर पता हो गया होगा, एवरेज बोल रहा है तो मीन ही होगा, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द अर्थमेटिक मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 44। ओके, करेक्ट और इनकरेक्ट मीन हो गया। ओके, तो अगर हमारे पास कर अर्थमेटिक मीन है जिसमें 50, मतलब n हमारे पास 50 है, कैलकुलेट हमने 44 को किया। ओके, द स्कोर 36 वॉज मिस रीड एज 56, मतलब 36 करेक्ट वैल्यू, एंड इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 56। ओके, द करेक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इजी वे से मैं आपको कराती हूँ, ऐसे करना है। वैसे तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जैसे जो कि मैंने आपको बताया। तो हमारे पास 44, ओके, मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है 50 इंटू 44 कर देंगे। ओके, तो टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसको आप करेंगे तो टोटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 2200 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में 00 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक्सेस कितना है, मतलब कि दोनों का अगर हम माइनस करें तो कितना है, तो 36 और 56। इट मीन्स कि 36 करना था और 56 कर लिया, तो माइनस कर दो इसको। ओके, एक्सेस कितना है, एक्सेस आपको कितना करना है 56 माइनस आप 36 करोगे। ओके, तो 20 आपने क्या किया 20 किया ज़्यादा। ओके, तो हमारे पास करेक्ट टोटल सम कितना आ जाएगा, 20 को इससे माइनस कर दो, करेक्ट टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम इज 2200 माइनस 20 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2180। ओके, 80 आ जाएगा। करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, करेक्ट मीन अब देखो हमारे पास है 2180 और 50 टोटल नंबर। अब इसको कर लीजिए तो आपके पास 43.6 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। आप वैसे भी फॉर्मूले से कर सकते हो, ओके, जो कि मैंने आपको
थ्योरीज में ये बस तरीका है सिंपल वे से करने का। ओके ये है। तो मान लो टोटल सम कितना था, मीन और स्टूडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम ये हमारे पास टोटल सम आ गया। अब इनकरेक्ट स्कोर क्या था 56 और करेक्ट क्या था 36, मतलब डिफरेंस क्या है 20। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता हो यहाँ प्लस कर देते, अगर डिफरेंस माइनस करना है तो माइनस कर देते, प्लस भी तो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको आ जाएगा दैट इज 43.6 आ जाएगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू of calculated data is a consider, okay, compute average, positive variation, central tendency, negative skewness, negative variation, method data collection। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा है, मीन ग्रेटर है ये नहीं तो फिर सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। ओके तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच है उसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स भी है, इंडस्ट्रियल नहीं है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बोथ ए एंड बी। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज इंक्रीज बाय 5, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखना स्टूडेंट बहुत अच्छे से, वैसे मैंने आप लोग क्लास में भी समझाया था। अब यहाँ पर क्या है, अगर मीन प्रीवियस मीन से अगर आप मान लीजिए आपके पास मीन आ गया, मीन की वैल्यू आ गई, अगर आप प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप इस मीन से करेंगे तो न्यू मीन मतलब कि सब एक्स वैल्यू से अगर कांस्टेंट नंबर से एक्स वैल्यू को सेम से ऐड करेंगे, सेम नंबर से कांस्टेंट नंबर से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर से मैं आपको बताती हूँ, एक्स वैल्यू को सेम नंबर से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो न्यू मीन आएगा वो भी सेम वैल्यू से ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। लेट्स एग्जाम्पल मीन्स अगर आप अगर आप 5 से 5 कांस्टेंट नंबर x को x वैल्यू से 5 से आप प्लस करते हैं तो जो न्यू मीन आती है उसकी वैल्यू भी, पहले मान लीजिए 36 आया था, 36 आ गया, तो आपका न्यू मीन क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। ओके क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर आपने इंक्रीज करना मतलब ऐड करना है 5 तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी 5 से या डिक्रीज होगी, तो 5 से ही इंक्रीज होगी, कांस्टेंट नंबर से ही इंक्रीज होती है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर सेम कांस्टेंट नंबर से अगर एक्स वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज होता है, ठीक है, फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट नंबर रहता है। इसको नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के कंटेक्स्ट में अलग अलग है। मीन में सब में चेंज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट में चेंज होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता है। और इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड एंड स्कैटर्ड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। अगर सेंट्रल वैल्यू से जो स्कैटर्ड होगा वो क्या बताता है, डिस्पर्शन, सेंट्रल वैल्यू, स्क्यूनेस, कुटोसिस, बिल्कुल क्या बताता है, हमें पता है डिस्पर्सन। ये क्या होता है, डाटा डिस्पर्स कितना है अराउंड द मीन, यही बताता है। सेंट्रल टेंडेंसी आपको एवरेज कैलकुलेट करके देती है, एक वैल्यू जो कि पूरे आपके होल सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्यूनेस आपको शेप ऑफ द कर्व बताती हैं, और ये बताती हैं कुटोमिस
पीकनेस ऑफ द कर्व, पीकनेस ऑफ द कर्व। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, पता है डिस्पर्सन हो जाएगा, राइट, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का कोफिशिएंट क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, एवरेज होता है, या नन ऑफ दीज होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर स्क्वायर, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, coefficient of correlation between the regression coefficient is a geometric mean, geometric mean, okay, geometric mean मतलब summation r is equal to bxy upon byx। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ज्योमेट्रिक मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, in regression the equation that describe how the response value is related to explanatory variable। ओके, तो हमें पता है y, मैं इकोनोमेट्रिक्स में आपको कराऊंगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1, यही होता है। y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, x is your independent variable, beta 1 and beta 2 is your parameter। तो हाउ रिस्पॉन्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सी होती है, x1, इसको याद रखिएगा, x1 इज योर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, एक्सप्लेनेटरी। और y क्या होगी, y होगी एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, क्या होगी, एक्सप्लेन्ड, ईडी याद रखना, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ओके। क्या होगी, एक्सप्लेन्ड, ईडी ऐसे आता है, जब डी का साउंड होगा तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, राइट, डी है। तो ये रिग्रेशन में ही पता चलता है, कोरिलेशन में तो सिर्फ रिलेशन बताती है, राइट, उसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, रिग्रेशन में ही कॉज एंड इफेक्ट बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट -0.95 मीन्स दैट, अगर आपकी वैल्यू -0.95 आती है तो क्या रिलेशनशिप है, द रिलेशन टू वेरिएबल इज वीक है, ओके, वेरिएबल स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग है बट नेगेटिव है लग रहा है, कैन नॉट हैव द वैल्यू, ऐसा तो है ही नहीं है, 95 मतलब अराउंड 0.9, ओके, मीन्स ये नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो सी होता है, नेगेटिव ही तो बता रहा है तो वीक तो होगा नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग है बट नेगेटिव, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए +1 तो परफेक्ट हो जाता, मतलब हाई डिग्री, हाई डिग्री मतलब स्ट्रॉन्ग है बट नेगेटिव है, यही तो आया है, बस ये आपने डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेट्स द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कंप्यूटेड 0.39 in the problem involving one dependent variable and one independent variable and one dependent variable। this means क्या होगा, अगर आपके पास 0.95 आता है, ओके, तो क्या होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की 0.95 आता है तो कितना एक्सप्लेन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात है। जैसे कि मान लो इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, तो ये x1 की वैल्यू 0.39 है, तो क्या बता रहा है, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नेगेटिव है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.39, नो, 39 ऑफ टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है, तो सी आ जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है 39, अगर इसी में उल्टा पूछता है तो एक्सप्लेन कितना नहीं कर रहा है, तो एक्सप्लेन मतलब 100 में से 39 को माइनस कर देंगे, उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये 39 ऑफ टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये एक्चुअली जब हम रीड करते हैं, जैसे कि आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा, तो आपके पास सारे वैल्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि कितना वेरिए आपकी इक्वेशन में एक्सप्लेन कर रहा है और कितना नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा इट मीन्स आपका मॉडल अच्छा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इट मीन्स मॉडल अच्छा नहीं है। ओके, तो जितना नियर टू 100 होगा उतना अच्छा, बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मीन है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है और सैंपल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? रेंडमनेस। मीन आपको एवरेज बताएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल। सैंपल मतलब कि कितना है पॉपुलेशन से। देखिए, सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द, ये तो भाई हमारा मीन है, अभी बहुत बार रिपीट किया है मैंने। अनसर्टेन इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी बताती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके हाँ ये लग रहा है। सैंपल मिनी रेप्लिका ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी बिल्कुल। तो ये आंसर है, यहाँ पर से देख लेंगे आंसर क्या होता है, सी आंसर होता है। ठीक है, हमारा भी टोटल प्रोबेबिलिटी 2 होता है, तो ये है बिल्कुल। वैसे एक आता तो आपको आ ही जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये तो आपका वैल्यू है कोरिलेशन का। कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस एक्स एंड वाई, तो क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर माइनस एक्स है और माइनस वाई है तो क्या होगा? तो ये तो लिमिट ऑफ कोरिलेशन है, ये हमें पक्का पता है, तो फर्स्ट का सेकंड होगा। चलो, तो सेकंड का हमारे पास थर्ड आ जाता है, मीन्स ये माइनस है, वाई है तो माइनस कुछ वैल्यू आएगी तो माइनस, हाँ ठीक है। स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मीन्स आर स्क्वायर, आपको बताती आर स्क्वायर बताता है। ओके, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। ओके, और ये कट जाएंगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट। ये तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड, तो प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है। ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हैं। सिंपल रैंडम मतलब कि अगर आपने कोई भी सैंपल इक्वल चांस, मतलब कि अगर आप पूरे नंबर देखें तो सभी का जब इक्वल चांस होता है दैट इज सिंपल रैंडम, इक्वल प्रोबेबिलिटी लग रहा है। रैंडम सैम्पलिंग मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल, ये भी सही लग रहा है, इन अ ट्रायल। ओके, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट और सिस्टमैटिक ऑफ द टेस्ट। स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम ऑफ ईच। सिस्टमैटिक मतलब कि ये दोनों बिल्कुल साथ साथ सारे सही हैं, तो ये वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है, ये 3 आएगा, मतलब 3, और ये 4 आएगा, इसको आंसर 1 ही है, राइट। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द टू रिग्रेशन, बहुत फेवरेट ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। टू रिग्रेशन है, ओके, बी एक्स पी, पहला है बी वाई ऑन एक्स एंड आपके पास दिया हुआ है बी एक्स एंड वाई। आपको क्या मिलाना है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। तो सिंपल है, आपको बस इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है तो अगर मैं बी एक्स वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, तो वाई ऑन एक्स 0.4 है और बी एक्स ऑन वाई तो 0.9 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 0.9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 36, एंड 36 का स्क्वायर क्या होगा? 6.6, तो ये आ जाएगा। बहुत एनटीए पूछता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टाइप सेकेंड एरर, ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2, ये भी पूछता है एग्जाम में।
टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 2 होता है। ठीक है, टाइप 1 क्या होता है, जब ट्रू होता है, जब H नॉट ट्रू होता है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप सेकंड होता है जब वो फॉल्स होता है बट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप सेकंड, तो ये तो नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन इट इज अ ट्रू, नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन इट इज अ ट्रू, तो ये हो जाएगा। मीन ग्रेटर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है, स्क्यूड, ठीक है। पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये होता है, तो इसको मैच कर लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो GM इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा, नहीं तो इसको हटा के यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इनटू, ओके, अर्थमेटिक इनटू हार्मोनिक मीन। तो ऐसा कुछ है, यस बिल्कुल है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अर्थमेटिक ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थमेटिक इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इसको भी याद रखना है, रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा ट्रेंड टू स्प्रेड अबाउट द एवरेज वैल्यू। द न्यूमेरिकल डाटा ट्रेंड टू स्प्रेड अबाउट द एवरेज, उसको क्या बोलते हैं, या तो डिस्पर्शन होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, या वेरिएशन होगा। तो कांस्टेंट रहता है, फ्लैटनेस होता है, वेरिएशन, स्क्यू नहीं होगा। ठीक है, वो शेप बताएगी, वेरिएशन आंसर। द डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 component of total frequency, okay, and respectively find the mean of combine। combine का फॉर्मूला क्या था, मीन 1 and 2, ओके, 1 and 2। तो हमारे पास N1 3 है इंटू X1, ओके, प्लस N2 इंटू X2 प्लस N3 इंटू X3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, राइट। आप इसको लिख लीजिए, पहले X1 X2 लिख लेना, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। ओके, ये है। तो अगर हम 200 को इंटू करें 25 से, प्लस करें 250 को मल्टीप्लाई करें 10 से, प्लस 300 को मल्टीप्लाई करें 15 से, और फिर हम n को प्लस कर दें, तो 25 प्लस 10 प्लस 15, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एंड देन पुट कर दीजिए। ओके, तो 16 आंसर आता है, ऐसे आपने कर देना। ठीक है, इसको कंबाइन बोलते हैं, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, ओके, डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, एसोसिएटेड बिटवीन क्वालिटेटिव, ये बिल्कुल लग रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज तो एप्स टेस्ट होता है, एफ टेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ओके, नेक्स्ट करेंगे। द फिशर इंडेक्स इज अ आइडियल इंडेक्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन फॉलो करते हैं। फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, बिल्कुल सही है। और इसमें भी इंडेक्स नंबर की फिशर की बात कर रहा है, इसमें भी फिशर की बात कर रहा है, तो आर एन दोनों ए एंड आर ट्रू, एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब बी आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये। ओके, आपको निकालना है कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और हमारे पास ये है। प्रॉपर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई, बी वाई ऑन एक्स। अब मैंने इसलिए इसको डाला है कि इन केस अगर एग्जामिनर आपको ये वैल्यू नहीं देता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे आप निकालेंगे। बहुत सिंपल होता है, आराम से आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 5y, ठीक है, ये है। अब इसको हमने b लेट्स इसमें लिया जाता है x सपोज, और जब आपने डिवाइड करना है, ओके, जब डिवाइड करेंगे तो 1 नंबर से लेस होना चाहिए। अगर वो नहीं है मीन्स ये आपका जो आपने सपोज किया है b, लेट्स अज्यूम b x ऑन y, तो आप उसको उल्टा कर देंगे तो आपको लेस देन 1 आना चाहिए, ओके। ये है, जैसे कि मैं एग्जांपल करती हूँ। अगर मैंने ये 10 डिवाइडेड बाय 3 किया प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 किया एंड y, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आना चाहिए। तो 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये लेस देन 1 नहीं है, ओके, लेस देन 1 नहीं है क्योंकि 1 से ग्रेटर आ जाएगा। तो आपको इसको b y ऑन x करना पड़ेगा, b y एंड x करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू इधर लानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे लानी पड़ेगी मीन्स आपको करना पड़ेगा, जैसे ये है तो इसको 3/5 करना पड़ेगा, ओके। कैसे करेंगे, मतलब कि ये वैल्यू इधर ले आना है लेफ्ट हैंड साइड और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो आपकी वैल्यू पॉइंट मतलब 1 से लेस होना चाहिए, याद रखिए। तो मीन्स ये इक्वेशन में तो b y ऑन x ही आ जाएगा, b y ऑन x आएगा, और दैट इज हमारा क्या आ जाएगा 3/5। समझ आ रहा है स्टूडेंट, क्या करना है आपको हमेशा याद रखिएगा, जो हम ये डिवाइड करते हैं वो लेस देन 1 आना चाहिए। अगर वो लेस देन नहीं 1 आ रहा है तो इट मीन्स आपका वो गलत है, कोफिशिएंट कोरिलेशन नहीं निकलेगा, ओके। तो ये सपोज किया जाता है, लेट्स अज्यूम। तो b x ऑन y में हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा था तो हमने इसको b y ऑन x कर दिया, तो ये सही हो रहा है, ये गलत हो गया था। अब इसको तो आपको पता है x एंड y ही करना है, तो इसको अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 5 प्लस 15 x है, तो इसको आप x एंड y करेंगे तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी करना है तो आपको फास्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमें इधर लेके आना है। तो अगर नॉर्मली देखो तो क्या होगा 4 ओके 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 15x, है ना। इसको अगर हम लेके आए तो हो जाएगा 4y अपॉन 15, 15 इज इक्वल टू x। अब हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आता है, मीन्स आपको b y एन x हो गया और b x ऑन y हो गया, मीन्स हमारे पास 4/15 आ गया, है ना। ये दोनों वैल्यू आ गई, बस कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b x ऑन y इंटू b y ऑन x। बस ये दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, r क्या हो जाएगा b x ऑन y हमारे पास 4/15 है इंटू 3/5 करेंगे एंड स्क्वायर रूट, अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना है, ये क्वेश्चन लाने का यही था कि जब भी आप सपोज कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम किया जाता है कि x ऑन y और y ऑन x जब भी ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए हमारी 1, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3/5 ओके 3 हमारा क्या है 3/5, ठीक है, एंड 4/15 ओके, तो ये वैल्यू आ गई 0.4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते, इजीली हो जाएगा, ओके। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिया है, सारे क्वेश्चंस सारे यूनिट से कुछ क्वेश्चंस डाले ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आता है, ओके।
और भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में मिलती हूँ। थैंक यू।